हेलो स्टूडेंट्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की लास्ट क्लास में हमने बात की थी सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। एक बार इस चीज़ को एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होता है। जहाँ पर ओनरशिप या जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो तुरंतली ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम बायर टू सेलर, इसे क्या कहते हैं, सेल। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो एग्ज़ाम्पल है जैसे एस ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है पी के साथ अपनी 80,000 में एक कार को बेचने का। पी क्या करता है, उसको जब वो ख़रीदने जाता है तो तुरंत ही उसका पेमेंट कर देता है और कार की डिलीवरी ले लेता है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है कार की वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गई है एस से पी को, और पी तुरंत ही उस चीज़ का पेमेंट कर देता है किसे, एस को। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में बेटा जो प्रॉपर्टी होती है गुड्स की वो ट्रांसफ़र होती है फ्यूचर टाइम पे किसी स्पेसिफिक कंडीशन के पूरी होने पर। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में बात करें, एस ने पी को जो अपनी कार 80,000 में भेजने की बात कही थी वो कहे कि इसे मैं 1 मंथ बाद तुम्हें दूंगा, और पी कहता है कि ठीक है 1 मंथ बाद जब मैं इसका पेमेंट करूँगा तो मैं इस कार को लूँगा। तो यहाँ पे 1 महीने बाद जब पी पेमेंट करेगा तब एस उसे अपनी कार देगा। तो यहाँ पे ओनरशिप जो है एक फ्यूचर डेट पे हो रही है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के पूरे होने पर। तो ये क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 2 चीज़ें मेन है। सबसे पहला है जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं यानी जो हमारा सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है, गुड्स। कौन से गुड्स, वो गुड्स जो कि मूवेबल है। मूवेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम ईज़िली अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करें तो उनके कैरेक्टर में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ईज़िली उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके। इसके आगे बात करते हैं गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। कहने का मतलब है गुड्स की मीनिंग में वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक और शेयर्स, कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स हो या ऐसी चीज़ें जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड हो यानी लैंड का पार्ट हो, उन्हें लैंड से अलग करके ले जाया जा सके, वो सब की सब गुड्स की डिफिनेशन में इंक्लूड होती हैं एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब है। दोज क्लेम विच आर एलिजिबल टू बी इन्फोर्स और इनिशिएटेड बाय अ लीगल एक्शन। कहने का मतलब है ऐसे क्लेम जिनकी रिकवरी का एक्शन लिया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्शन, रिफंड और सूट। यानी ऐसे क्लेम जिनके हम रिकवरी के लिए इन्फोर्स कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो क्लेम्स गुड्स का पार्ट नहीं माने जाते हैं। और दूसरा हमने बताया मनी, यानी मनी जो है वो गुड्स का पार्ट नहीं होता है। पर यहाँ पे ये याद रखिएगा मनी मीन्स ओनली लीगल टेंडर मनी। इट मीन्स कि अगर ओल्ड और एंटीक कॉइन्स हैं या फॉरेन करेंसी है तो वो कोल्ड गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। पर जो हमारी लीगल टेंडर मनी है यानी इस समय जो हमारे 1000, 2000, 500 या 100 रुपये के नोट्स जो चल रहे हैं वो लीगल टेंडर मनी है और उन्हें गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाता है। इसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो गुडविल हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सब की सब गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स हैं, वो गुड्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल का तो वो एग्जिस्टेंस में हो यानी हमारे सामने हो, हम उन्हें देख सकते हो, वो गुड्स क्या कहलाएंगे, या एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स भी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स।
स्पेसिफिक गुड्स कौन से हुए? अगर हम कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदने गए या कार या स्कूटर ख़रीदने गए तो वो चीज़ जो हमारे सामने रखी हुई है हम उसे स्पेसिफाई करके कह सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर गुड्स ख़रीदना है या ये वॉशिंग मशीन या ये कार हमें ख़रीदनी है। ये क्या हुआ? स्पेसिफिक गुड्स। नेक्स्ट इस एग्जिस्टिंग गुड्स में जो अगला गुड्स है वो है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? अगर 100 बैग्स ऑफ व्हीट किसी गोडाउन में रखे हैं उसमें से हम 10 बैग्स ऑफ व्हीट निकाल कर ए के नाम पे रख दें तो ये क्या हुए? असर्टेन गुड्स। यानी जो चीज़ें 100 बैग्स रखे हुए थे वो 100 बैग्स क्या थे? अनअसर्टेन गुड्स। उसमें से अगर हम 10 निकाल कर ए के नाम पे रख देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? असर्टेन गुड्स। अगला बात करते हैं फ्यूचर गुड्स। यहाँ पे याद रखिएगा एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक जो जिन्हें हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकें वो क्या हुए? स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या हुए? जो कि हमारे नाम पे या जिसके नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके नाम पे लार्ज क्वांटिटी में से निकाल कर अलग रख दिए जाए, वो हुए असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या हैं? जो अभी पूरा का पूरा लॉट रखा हुआ है, किसी के नाम पर भी आइडेंटिफाई नहीं करा गया है, वो क्या कहलाएगा? अनअसर्टेन गुड्स। आगे बात करते हैं फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि अभी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं है, उन्हें हमारी डिमांड या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को कोई फर्नीचर बनाने को कहते हैं, ऑर्डर दे के आते हैं, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा गुड्स बनाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं हैं और जिनका होना या ना होना किसी एक कंटिंजेंसी या अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कार डीलर के पास जाएं और उससे कहें कि हमें एक येलो कार चाहिए स्पेसिफिकली जो हम ख़रीदना चाह रहे हैं, तो जब उस कार डीलर के पास वो येलो कार आएगी तो वो हमें उस गुड्स की सेल करेगा, पर जब तक वो कार नहीं है वो हमें उस गुड्स की सेल नहीं कर सकता है। इस यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए एग्री टू सेल बी अ स्पेसिफिक रेयर पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज़ एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। यानी ए ने बी से कहा है कि वो इसे स्पेसिफिक रेयर पेंटिंग बेचेगा, पर कब? जब वो इसे उसके ओनर से ख़रीद लेगा। तो यहाँ पे वो जो गुड्स है ना अभी ए के पास भी नहीं है, तो एक वो कैसे गुड्स हुए? कंटिंजेंट गुड्स हुए। वो बी को तभी बेच पाएगा जब वो अब उसके ट्रू ओनर से उसे ख़रीदेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का होना, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का होना एक अनसर्टेन है या कंटिंजेंसी पे बेस्ड है, तो इसे क्या कहा जाता है? कंटिंजेंट गुड्स। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो मेन कंसिडरेशन है। मैंने लास्ट में क्लास में भी बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल कंडीशंस फॉलो होती हैं। तो यहाँ पर भी कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। तो ये पर यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में जो कंसिडरेशन है वो क्या है? प्राइस। और इस प्राइस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मनी। यानी जब सेलर बायर को कोई भी गुड्स बेचेगा तो बायर से सेलर को क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा, और ये प्राइस क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं प्राइस को डिसाइड कैसे करा जाएगा। इसके लिए बेटा सेक्शन 9 ने 2-3 मोड्स डिफ़ाइन करे हैं प्राइस को असर्टेन करने के लिए। सबसे पहला, प्राइस हम कैसे बता सकते हैं? या तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में फिक्स कर लें, ए और बी के बीच में सेल और परचेज़ की बात हो रही है तो दोनों आपस में ही मिलकर डिसाइड कर लें कि हम इस चीज़ को या इस कमोडिटी को इतने प्राइस पे ख़रीदेंगे, तो वो क्या हो गया? प्राइस फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट, अगर हम कहें कि प्राइस जो है वो फिक्स्ड होगा किसी एक एग्रीगेट मैनर पर, या हम किसी थर्ड पार्टी से उस प्राइस को फिक्स कराना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। और नेक्स्ट है, अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस में बी डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज़, हम कहते हैं कि अगर जो उसका प्राइस है उस समय के मार्केट प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेस पे डिसाइड करा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज़। तो ये हो गए प्राइस डिटरमाइन करने के वेरियस मोड्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कंडीशन एंड वारंटीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।